जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे हैं। सबकी तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है इन्फ्लेशन, जिसे हिंदी में मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक है। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे क्या है उसका नाम? इन्फ्लेशन, जिसे हिंदी में क्या कहा जाएगा? मुद्रास्फीति कहा जाएगा। अगर हम देखें कि इन्फ्लेशन का अर्थ क्या होता है, सिंपल से मतलब क्या होता है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सामान्य मूल्य में वृद्धि। ठीक है, समझे बात को। मान लीजिए ये एक कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए दूध की थैली है या बिस्कुट है या नमक की थैली है, कुछ भी है। ये कितने रुपए की मिलती है? 20 रुपए की मिल रही है। ये एक सामान है जो हम कितने रुपए में खरीद रहे हैं? 20 रुपए में खरीद रहे हैं। अब हमने देखा कि भाई इस महीने तो 20 रुपए, लेकिन जब अगला महीना आया तो यही एक प्रोडक्ट जो है ये कितने का मिलने लगा? 25 रुपए का मिलने लगा। ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि जनवरी में ये सामान जो ए है वो कितने का है? 20 रुपए का। और फरवरी लगा तो फरवरी में ये सामान कितने का हो गया? 25 रुपए का हो गया। ठीक है, या इस तरीके से समझ लो। 2024 में ये सामान कितने का था? 20 का था। 2025 में ये सामान कितने का हो गया? 25 रुपए का हो गया। तो यही क्या कहलाएगी? ये क्या कहलाएगी? महंगाई। इसको क्या बोलते हैं? महंगाई। कि भाई ये सामान पहले इतने रुपए का था, अब कीमत बढ़ गई है, तो इसको क्या बोला जाएगा? महंगाई। और इसको ही इंग्लिश में बोल दिया जाएगा इन्फ्लेशन, और इसको एक नाम दे दिया जाएगा मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? मुद्रास्फीति कोई दिक्कत नहीं। तो मुद्रास्फीति क्या होती है, हमने मतलब समझ लिया कि भाई जनरली जो पैसे हैं वो बढ़ जाएंगे, जो प्राइस है, जो मूल्य है वो बढ़ जाएगा। अगर हम देखते हैं कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन को हम शो कर देंगे आई से। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ तक? ठीक है। इन्फ्लेशन जब भी बढ़ेगा तो उससे क्या, जो पी परचेसिंग पावर है, क्रय शक्ति है वो घटेगी। हमने तो ये बात बता दी कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्रय शक्ति घटेगी। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्रय शक्ति घटेगी, परचेसिंग पावर घटेगी। अब ये परचेसिंग पावर क्या है? परचेसिंग पावर का मतलब ये है, समझ लो आप 20 रुपए है आपके पास। आप 20 रुपए दुकान पे गए, आपने कहा कि भाई एक बिस्कुट दे दो, एक ये दे दो, एक वो दे दो, आप सामान ले आए। तो आप 20 रुपए में कितना सामान लेके आ रहे हो? वो क्या है? आपकी क्रय शक्ति है। मतलब एक निश्चित मूल्य पे आप कितना सामान खरीद सकते हो, वही क्या कहलाएगी? आपकी परचेसिंग पावर कहलाएगी, क्रय शक्ति कहलाएगी। अब मान लीजिए महंगाई बढ़ी, आप 20 रुपए लेके गए या एक अमाउंट लेके गए, आप दुकान वाले के पास बोले भाई ये सामान दो, दुकान वालों बोला कि भैया इतना सामान नहीं आएगा, अब कीमतें बढ़ चुकी हैं, आपको बस इतना थोड़ा सा ही सामान मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ेंगी, वैसे 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 क्रय शक्ति जो है, जो परचेसिंग पावर है, वो घटनी शुरू हो जाएगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। तो हमने 2 चीज़ें देखी, पहला कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, मुद्रास्फीति का आखिरकार मतलब क्या है। दूसरा हमने देखा कि परचेसिंग पावर बढ़ेगी या घटेगी इन्फ्लेशन बढ़ने पर। ठीक है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्रय शक्ति घटेगी, परचेसिंग पावर घटेगी। अगला हम देखते हैं कि जब इन्फ्लेशन या महँगाई बढ़ती है, 2 चीज़ें हो सकती हैं क्या? एक है ए जिसने ब्याज पर पैसा दिया है, बी है जिसको ब्याज देना है। ठीक है? 2 लोग हैं ये। अब मान लीजिए 2 लोग हैं, एक जिसको ब्याज पे पैसा उठाया है जिसने, एक जिसको ब्याज चुकाना है। 2 तरह के लोग होंगे कि एक ने ब्याज दिया है, एक एक ने ब्याज पे पैसा दिया है, एक को अब ब्याज चुकाना पड़ेगा। मान लीजिए इसने 1 लाख रुपए दिया, 1 लाख रुपए ब्याज पे दे दिया ए ने। ठीक है? 1 लाख रुपए दे दिया, 1 लाख। अब इसको 10,000 रुपए ब्याज पर देना है, इसको ब्याज देना है 10,000 रुपए। अब क्या हुआ? महँगाई बढ़ गई। महँगाई बढ़ने का मतलब ये है कि ₹1 की चीज़ कितने की हो गई? ₹2 की हो गई। मतलब जहाँ ये जिसने ब्याज दिया है, जिसने ब्याज पे पैसा दिया है, जिसने ब्याज पर दिया है, उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? लेंडर। जिसने मनी लेंड किया है या पैसा दिया है। अब उसने 1 लाख रुपए किसी को ब्याज पे दिया,
अब वो पैसा उसको वापिस भी मिल जाएगा 1 लाख रुपए, तो मान लीजिए वो 2024 में 1 लाख रुपए से 1500 फीट ज़मीन खरीद सकता था। अब वो क्या है, महँगाई बढ़ी, अब वो 1 लाख से केवल 1000 फीट ही ज़मीन खरीद सकता है। 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीद सकता है। पहले कितनी खरीद सकता था? 1500 स्क्वायर फीट खरीद सकता था। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि उसके 1 लाख रुपए की कीमत घटी। समझो, ये समझ में नहीं आया? दूसरा, मान लीजिए मान लीजिए वो 1 लाख रुपए से 2 तोला सोना खरीद सकता था इस सन में, जिस सन में उसने पैसा ब्याज पर दिया, ठीक है? लेकिन जब पैसा वगैरह वापिस आ गया, आज क्या चल रहा है, जो भी डेट चल रहा है, उस पे मान लीजिए उसका पैसा वापिस आया, लेकिन महँगाई इतनी बढ़ गई कि 1 लाख रुपए में केवल 1 ही तोला सोना मिलेगा उसे, तो उसका तो लॉस हो गया। जिसने ये ब्याज पे पैसा दिया है, अगर महँगाई बढ़ती है तो उसका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। लेकिन लेकिन समझो, जिसको ब्याज देना है उसका तो फ़ायदा हो जाएगा। रीडिंग, डिबेटर, बोरोवर, जो भी नाम से आप जानो, उसका क्या हो जाएगा? बेनिफिट हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए उसको 10,000 रुपए देनी थी। तो जैसी-जैसी महँगाई बढ़ी, इस 10,000 रुपए की कीमत जो है, जो एक्चुअल कीमत है कि इससे इतना सामान इतना वो खरीद सकते थे, वो वैल्यू तो घट रही है। मतलब इस 10,000 रुपए की परचेसिंग पावर तो घट रही है, जिसकी वजह से अब दे तो 10,000 रुपए रहा है, लेकिन महँगाई की वजह से उसको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अब 10,000 रुपए की वैल्यू घट गई है पहले से। ठीक है? जैसे आपने बड़े-बुजुर्गों से भी सुना होगा कि पहले के ₹1 में इतनी चीज़ें आ जाती थीं, आज के समय में देखो ₹1 में तो टॉफ़ी भी नहीं आती है। तो ये क्या है? एक तरीके से महँगाई, ठीक? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो जिसने ब्याज पे पैसा उठाया है, अगर महँगाई बढ़ी तो उसको क्या होगा? घाटा होगा, और जिसने ब्याज पे पैसा लिया है, अगर महँगाई बढ़ी तो उसको क्या होगा? बेनिफिट। अब ये महँगाई को हम नापते कैसे हैं? तो ईयर बाय ईयर ऑन ईयर बेसिस, ठीक है? वर्ष के आधार पर नापा जाता है। जैसे मान लीजिए इस साल इतनी महँगाई रही, अगले साल कितनी रही, इस साल इन्फ्लेशन रेट इतना रहा, अगले साल कितना इन्फ्लेशन रेट रहा, इस तरीके से। ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब देखते हैं कि जो महँगाई है, इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, वो बढ़ती कैसे-कैसे है? कारण क्या-क्या है? तो 2 हैं। पहला है डिमांड पुल, दूसरा है कॉस्ट पुल। डिमांड का मतलब होता है माँग, भई किसी को कुछ सामान चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को टूथपेस्ट चाहिए, किसी को नमक चाहिए, किसी को साबुन चाहिए, ये क्या है? माँग, डिमांड कर रही है। इकोनॉमी में डिमांड उठ रही है कि हमें ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। जैसे इस समय डिमांड उठ रही है किसकी? सोलर पैनल की, कि हमें सोलर पैनल चाहिए। दूसरा है कॉस्ट पुल। मान लीजिए अब जिस चीज़ की आप डिमांड कर रहे हैं, आप बिस्कुट खरीद के लेके आ रहे हैं, पहले बिस्कुट बनाने में आटा-वोटा सब कुछ लगा के ₹2 खर्चा आता था, आज कितना आ लगा? ₹3 आ लगा। तो 2 तरीके से महँगाई बढ़ सकती है। पहला, या तो माँग बढ़ जाए या लागत बढ़ जाए, ठीक है? तो दोनों ही के बारे में हम समझ लेते हैं, ठीक है? अगर हम माँग के बारे में देखें तो इंक्रीज़ इन एग्रीगेट डिमांड्स एंड कंजम्पशन, समग्र माँग व खपत में जब वृद्धि हो जाए, ये क्या हुआ? एग्रीगेट डिमांड एंड कंजम्पशन, ठीक है? समझो बात को, मतलब जो घर है, मान लीजिए किसी की जॉइंट फैमिली थी, अब वो टूट के न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो गई। अब पहले पूरे घर के लिए एक टूथपेस्ट आता था, अब हर 4 जनों के लिए एक टूथपेस्ट लगेगा। तो कहने का मतलब ये एक उदाहरण है, समझो कि किस चीज़ में वृद्धि हो गई? समग्र माँग में, एग्रीगेट्स डिमांड में, मतलब टोटल डिमांड जो है वो बढ़नी शुरू हो गई, माँग जो बढ़नी शुरू हो गई कि अब हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। ठीक है? तो दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो खपत भी, या खपत पहले से बढ़ जाए, कंजम्पशन पहले से बढ़ जाए। कंजम्पशन कैसे बढ़ जाता है? मान लीजिए किसी ने अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होने लगे तो चारों ओर बिल्डिंग बननी शुरू हो जाएँगी, उसमें बल्ब चाहिए, तार चाहिए, मज़दूर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो कहने का मतलब ये है क्या? खपत बढ़ जाए या माँग बढ़ जाए तो उसकी वजह से क्या बढ़ जाएगी? महँगाई बढ़ जाएगी। अगला, इंक्रीज़ इन डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है? आय में वृद्धि। मान लीजिए कि कोई एक इंसान था, पहले वो कितने कमाता था? ₹5000 कमाता था, जिसमें वो खर्चा करता था, उसमें बच्चों को कुछ ट्यूशन फीस दे दी और कुछ खाने-पीने का सामान ले आया, ये सब। अब वो कितने कमा रहा है? ₹12,000 कमा रहा है, ठीक है? अब वो जो पहले के खर्चे थे वो भी हो रहा है, अब वो क्या करेगा? अब वो कहेगा कि एक काम करो, ड्राई फ्रूट्स भी ले आओ। अब वो क्या कहेगा कि भई एक काम करो,
फ्रिज ले लेते हैं पैसे जोड़ के। अब ये काम करते हैं, टीवी पुराना हो गया, टीवी ले लेते हैं, अच्छा फ़ोन ले लेते हैं, छोटे बच्चे पे फ़ोन नहीं है इसके लिए फ़ोन ले लेते हैं। तो जैसे-जैसे इनकम बढ़ेगी, वैसे-वैसे भी क्या इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, अगर इंक्रीज़ हो जाती है डिस्पोजेबल इनकम। तो दिक्कत दूसरा है कॉस्ट कॉस्ट पुश या लागत प्रेरित। लागत प्रेरित का मतलब क्या हुआ? लागत प्रेरित का सीधा सा मतलब हुआ, मान लीजिए अगर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लागत में वृद्धि हो जाए। लागत में वृद्धि हो जाए मतलब मान लीजिए हमें एक बिस्कुट बनाना है। पहले लेबर लेबर कितने लेती है? ₹2 लेती है। किराया कितने जाता है? ₹1 जाता है। इस तरीके की चीज़ें हैं। अब मान लीजिए महँगाई इतनी बढ़ी कि लेबर के ना ₹2 का काम नहीं चलेगा, ₹3 की लेबर आ रही है, ठीक है? पहला आटा वगैरह ₹1 का आता था, अब कितने रुपए का आएगा? ₹2 का आना शुरू हुआ। जो रेंट जाता था वो ₹1 आता था, अब कितना जाने लगा? ₹3 आता था। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो प्रोडक्ट पहले कितने रुपए में बन के तैयार हो रहा था, ₹7 में बन के तैयार हो रहा था और ₹10 का बिस्कुट बिक रहा था। अब वो कितने का बनना शुरू हो गया है? ₹9। अब वो ₹1 थोड़ी कमाएगा, वो तो ₹3 कमाएगा। तो अब ये कितने का बिकना शुरू हो जाएगा? 13 से लेके ₹15 के बीच में बिस्कुट बिकना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अब ये कैसी महँगाई हुई? देखो पहले 10 का बिक रहा था, अब कितने का बिक रहा है? 13 का बिक रहा है, तो ये है तो महँगाई। 10 की चीज़ अब कितने में बिक रही है? 15 में बिक रही है, 13 में बिक रही है, 14 में बिक रही है, तो ये क्या है? महँगाई का ही तो रूप है, लेकिन किसकी वजह से है ये? जब कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लागत में वृद्धि हो जाए। अगला है सप्लाई चेन इन्फ्लेशन, आपूर्ति आघात। Unexpected or unforeseen sharp fall in supply of commodities। ठीक है, जब अचानक से किसी की सप्लाई में कमी हो जाए, ठीक है। अब इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण इस तरीके से समझिए, आपको मान लीजिए हमें किसी चीज़ की बेसिक चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। अब उसका प्रोडक्शन किसी वजह से, मान लीजिए कोई एक प्लांट है, वो कोई एक प्रोडक्ट बनाता है, कोई भी एक प्रोडक्ट बनाता है, मान लीजिए वो एक प्रोडक्ट बना रहा है ए, एक प्लांट है, वो एक प्रोडक्ट बना रहा है ए, अब इसकी सबको ज़रूरत है, अब मान लीजिए इस प्लांट में कुछ खराबी आ गई, अब ये नहीं चल पा रहा, अब ये प्रोडक्ट क्या है? सीमित हो गया, जिसकी वजह से हमने देखा कि सप्लाई चेन में क्या आ गई? दिक्कत आ गई, जिसकी वजह से इसका कीमत क्या हो जाएगी? बहुत अधिक बढ़ जाएगी। बात हुई क्लियर? नहीं आई बात समझ में? अब समझो बात। देखिए, पहले भी जैसे आपका मार्क्स वगैरह जो थे वो बनते थे, ठीक है? अब कोरोना काल में इतनी ज़्यादा डिमांड हुई कि भई उनकी लागत क्या हो गई? मतलब डिमांड इतनी ज़्यादा हुई कि भई उसको चाहिए, अब वो इतनी सप्लाई थी नहीं, इतनी ज़्यादा सप्लाई चेन थी नहीं हमारे यहाँ। तो क्या हुआ? जो मार्क्स ₹5 का था वो कितने का बिकना शुरू हो गया? ₹15, ₹20, ठीक है? इतने रुपए का बिकना शुरू हो गया। तो इसको बोला जाता है इन्फ्लेशन। अगला देखते हैं हम, देखो किस कारण से होता है? मीनिंग क्या होता है? अब ये देख लिया, अब देख लेते हैं इसके टाइप। या मेज़र कैसे करते हैं? तो इन्फ्लेशन या महँगाई को, मुद्रास्फीति को मापने के 2 तरीके हैं। पहला, या तो उसको डब्ल्यूपीआई पे नापो या सीपीआई पे नापो। अब ये क्या है भई? कोई ब्लड टेस्ट तो नहीं है ये डब्ल्यूपीआई, सीपीआई। मेज़रमेंट करने के 2 ही तरीके हैं, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई। ठीक है? डब्ल्यूपीआई की फुल फॉर्म हुई होल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक। अगला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो पहला डब्ल्यूपीआई होल प्राइस इंडेक्स, अगला है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, शुरू करें एक-एक समझना। डब्ल्यूपीआई होल प्राइस इंडेक्स में क्या हुआ, इसमें हम ज़्यादातर ध्यान देते हैं किस पे? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पर, ठीक? मैन्युफैक्चर गुड्स पर, ठीक है? इस डज़न्ट कैप्चर द चेंजेस इन प्राइस ऑफ सर्विस। इसमें क्या नहीं रखा जाता? सर्विस सेक्टर को नहीं रखा जाता और मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे गुड्स हैं उन पे ध्यान दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? होल प्राइस इंडेक्स में थोक मूल्य जो है, उसमें हम किस चीज़ की बात करते हैं? इसमें हम बात करते हैं मैन्युफैक्चर गुड्स की। इसमें हम किसकी बात नहीं करते? सर्विस की बात नहीं करते। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, डब्ल्यूपीआई में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता? किसको नहीं? सर्विस को शामिल नहीं किया जाता। क्यों? सर्विस को शामिल करोगे कैसे? दिक्कत आएगी। अगला है
अगली बात समझो कि जो WPI है इसको सबसे पहले कब पब्लिश किया गया? 1942 में। इसके लिए बेस ईयर क्या है? 11-12 2011 और 2012 इसके लिए बेस ईयर है। अब इसको जारी कौन करता है? WPI के आधार पर इन्फ्लेशन कौन निकालता है? ठीक है, किसके द्वारा? OEA। ये क्या है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, आर्थिक सलाहकार कार्यालय। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, डिपार्टमेंट कौन सा? प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ऑफिस कौन सा है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्री। डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये हुआ WPI। नहीं आई बात समझ में? यहाँ को समझो। फिर जब बात समझ में नहीं आई तो फिर यहाँ पे WPI, इसमें हम बात करेंगे होल प्राइस इंडेक्स। सब कुछ जोड़ लो, अपने टैक्स वगैरह सब कुछ आइए। होल प्राइस इंडेक्स टोटल कितना आता है? WPI, ठीक है, होल प्राइस इंडेक्स। होल प्राइस इंडेक्स में हम बात करेंगे किसकी? मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की। इसमें हम सर्विस को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, ये बात हुई क्लियर। अब इसको हम किस डिपार्टमेंट के जरिए इसको कैलकुलेट किया जाता है? प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, किसके द्वारा? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, OEA। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा। अब बात करते हैं CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान किस पे आता है? जैसे फूड आइटम हुआ, ठीक है, फूड आइटम हुआ, तो इसमें सर्विस को ऐड किया जाता है। हाँ, इसमें सर्विस को ऐड किया जाता है। ये बात याद रखना, CPI में सर्विस को ऐड किया जाता है। इसके लिए बेस ईयर क्या है? 2011 और 12। ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो किसके द्वारा? NSO द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकीय विभाग। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम्स एंड इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI। ठीक है, इस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो इसको हम क्या करते हैं? इसको हमने 4 भागों में डिवाइड कर रखा है CPI को। जैसे CPI कॉस्ट प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर वर्कर, रूरल वर्कर और कंबाइंड। ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर मतलब जो भी उद्योग, एग्रीकल्चर कृषि, रूरल ग्रामीण, और कंबाइंड मतलब मिश्रित। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। इसके लिए देखो हमने 4 भागों में डिवाइड करा। CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, CPI एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए, CPI रूरल वर्कर के लिए, CPI कंबाइंड। तो अगर हम इसके बेस ईयर की बात करें तो क्या है? 986 1986 और 87 को इसका क्या माना गया? बेस ईयर माना गया। किसके लिए? इंडस्ट्रियल वाले के लिए, एग्रीकल्चर वाले के लिए, रूरल वाले के लिए। इसका यूज कौन करता है? लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। लेबर ब्यूरो इसका यूज करती है। ठीक है, कि हाँ भाई इन सेक्टरों में कितनी महंगाई बढ़ रही है। GPI कंबाइंड, इसमें हम बात करते हैं किसकी? रूरल प्लस अर्बन, इन दोनों को जोड़ दो तो उसको क्या बोला गया? CPI कंबाइंड। इसके लिए बेस ईयर क्या है? 2012। इसका यूज कौन करती है? RBI यूज करती है। RBI जो महंगाई कंट्रोल करती है वो किसके द्वारा करती है? वो CPI कंबाइंड का यूज करती है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। बात हुई क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो मेजर कैसे करते हैं इन्फ्लेशन को? WPI और CPI के आधार पर। कोई दिक्कत? अब हम देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन के प्रकार, कितने प्रकार के इन्फ्लेशन होते हैं। ठीक है, मुद्रास्फीति के प्रकार। पहला है क्रीपिंग, अगला है वॉकिंग, अगला है रनिंग, ग्लैपिंग और हाइपर। क्रीपिंग को बोलते हैं बढ़ती हुई, वॉकिंग को बोलते हैं चलती हुई, रनिंग मतलब भागती हुई, ग्लैपिंग मतलब तेजी से बढ़ती हुई, और हाइपर मतलब अति। ठीक है, तो अति तो हर चीज की बुरी होती है, कहा जाता है ना अति हर चीज की बुरी। क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, ग्लैपिंग, हाइपर। अगर क्रीपिंग की बात करी जाए तो ये कितनी होती है? 3 से लेकर 4%। वॉकिंग का मतलब अगर महंगाई 4 से 10% के बीच में बढ़ती है तो उसको चलती बोलते हैं। रनिंग का मतलब अगर 10 से 20% के बीच में महंगाई रहती है तो उसको भागती बोलते हैं। और ग्लैपिंग का मतलब ये है कि अगर वो 20 से 100% के बीच है तो उसको क्या बोलते हैं? तेजी से बढ़ती है। अगर वो 100% से भी ऊपर
महँगाई बढ़ गई तो उसको बोलते हैं अति, हाइपर इन्फ्लेशन। कोई दिक्कत? क्रीपिंग इन्फ्लेशन 3 से 4%, वॉकिंग 4 से 10%, रनिंग 10 से 20%, ग्लैपिंग 20 से 100%, हाइपर 100% से अगर ऊपर हो जाए। अगला है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन अब मुद्रास्फीति, हिंदी में बोला जाता है अब मुद्रास्फीति। अब बच्चों एक बात और बताना, जैसे हम हिंदी इंग्लिश दोनों कंबाइंड करके पढ़ रहे हैं, ऐसे ही सही है या हिंदी की अलग वीडियो बनाई जाए, इंग्लिश की अलग वीडियो बनाई जाए, या इस तरीके से सही है? ठीक है, बता देना, कमेंट कर देना। ठीक है, जैसा भी होगा कोई टेंशन की बात नहीं है, दोनों भाषाओं में पढ़ाने के लिए हम सक्षम हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। डिसइन्फ्लेशन अब मुद्रास्फीति, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज डिक्रीज। जब महंगाई की दर कम हो जाए तो उसको बोला जाता है डिसइन्फ्लेशन। देखो डिस का मतलब होता है एक तरीके से नेगेटिव, मतलब घटता क्रम। डिसइन्फ्लेशन मतलब जब महंगाई की दर कम हो जाए। और इन्फ्लेशन में ही हम बात करते हैं किसकी? फ्लिप कर्व। फ्लिप कर्व एग्जाम में पूछाएगा, फ्लिप कर्व निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे? मुद्रास्फीति से संबंधित है। इसमें हम देखो हम क्या बात करते हैं, एक तरफ क्या बढ़ रही है? महंगाई, इन्फ्लेशन, एक तरफ क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन। ये हम इसमें देखते हैं कि जैसे-जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है, मतलब जैसे-जैसे महंगाई बढ़ रही है, वैसे-वैसे ही क्या बढ़ रही है? बेरोजगारी बढ़ रही है। जैसे-जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, इसमें हम देखते हैं रिलेशन किसके बीच में? इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो उससे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, ठीक? इस बात को ये समझ में, मतलब क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए इकोनॉमी है जिसमें कितने 100 रुपए पड़े हुए थे, अब इन्फ्लेशन बढ़ा, मान लीजिए कोई भी एक सामान था, वो कितने का रुपए का बिक रहा था? 10 रुपए का बिक रहा था। अब वो बिकना शुरू हो गया कितने का? 12 रुपए का बिकना शुरू हुआ। तो फैक्ट्री वाले कहेंगे पहले हमें 1 रुपया बचता था, अब 3 रुपए बच रहे हैं, मज़ा आ गया, चलो फैक्ट्री डालो। जिसकी वजह से क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, ठीक है? तो फ्लिप का रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में? इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के। अगला है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन ये होता है जिसमें इन्फ्लेशन भी बढ़ता है और साथ-साथ बेरोज़गारी भी बढ़ती है, ठीक? ठीक है? अब ये क्या हुआ? मतलब महँगाई बढ़ी, साथ-साथ बेरोज़गारी भी बढ़ी। मान लीजिए क्षेत्र में युद्ध हो गया। अब युद्ध होने की वजह से क्या हुआ? सामान की कीमतें कितनी बढ़ गई? बहुत। अब उनका प्रोडक्शन होगा? नहीं, प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा। तो जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ जाएगा और महँगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो स्टैगफ्लेशन शो करता है किसको? कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। आपने ग्रेट डिप्रेशन के बारे में सुना होगा, ग्रेट डिप्रेशन 1929-39, ग्रेट डिप्रेशन 2007-2009। ग्रेट डिप्रेशन क्या होता है? उसमें मतलब हम बात करते हैं कि भाई देखो महँगाई बढ़ रही है और साथ-साथ बेरोज़गारी बहुत अधिक बढ़नी शुरू हो जाती है। अगली हम बात करते हैं एक प्रमुख बात जिसको बोला जाता है आईआईपी, इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है? इसके बारे में ध्यान रखना, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसके लिए बेस ईयर है 2011-2012। इसके द्वारा एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है। इसमें हम बात करते हैं 8 कोर इंडस्ट्री जो जिनके 40% कंट्रीब्यूशन है, ठीक है? टोटल इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर 40% कंट्रीब्यूशन तो किसका है? इन 8 कोर इंडस्ट्री का है। अब ये 8 कोर इंडस्ट्री कौन-सी है? पहला रिफाइनरी प्रोडक्ट, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा स्टील, चौथा कोल, पाँचवाँ नेचुरल गैस, छठा सीमेंट, फर्टिलाइज़र, क्रूड ऑयल। ये याद रखना कि हमारी 8 कोर इंडस्ट्री कौन-सी है। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, क्रूड ऑयल, ये क्या है? हमारी कोर इंडस्ट्री है, इनके बारे में याद रखना। तो आज हमने क्या-क्या पढ़ा? समझे? समझ लें बात को? चलो फाइनल करते हैं। पहला, महँगाई मुद्रास्फीति क्या होती है? किसको फ़ायदा होता है, किसको नुकसान होता है, कारण क्या होता है? ठीक है? फिर इसको मेज़रमेंट किया जाता है सीपीआई के आधार पर और डब्ल्यूपीआई के आधार पर। फिर अगला हम देखते हैं कि कितनी तरह की होती है,
फिर अगली बात हमने देख ली कोर इंडस्ट्री की। तो मुद्रास्फीति का लेक्चर होता है आज कंप्लीट, ठीक है। और साथ में बच्चों एक बात याद और रखना, सभी बच्चों के पास एक बेनिफिट और है कि अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता, कहीं से भी पढ़ा हो, कहीं से भी सुना हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, कोई टेंशन की बात नहीं, आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पे वीडियो बन जाएगी, ठीक है। चलो आज के लेक्चर रखते हैं यहीं।